अगर आपका अंतर्मन शांत है तो इसका अर्थ ये है कि बाहरी दुनिया में आपका कोई शत्रु नहीं है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का आज दौरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का करेंगे उद्घाटन। बिहार के भागलपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त भी करेंगे जारी। शाम को असम के गुवाहाटी में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरकार के संकल्प सबका साथ सबका विकास का प्रमुख स्तंभ है सबके लिए स्वास्थ्य, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखते हुए कहा, हमारे मंदिर पूजा के केंद्र के अलावा विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी रहे हैं केंद्र। अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में खोले जाएंगे कैंसर केयर सेंटर। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध करने वालों की भी प्रधानमंत्री ने की आलोचना। प्रयागराज में जारी महाकुंभ भारत की एकता को करता रहेगा मजबूत, कहा प्रधानमंत्री ने। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में हुए शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, जब दुनिया में अशांति और मतभेद बढ़ रहे हों तब शांति, सद्भावना और अहिंसा के महान आदर्श विश्व के लिए सर्वहितकारी रहा करते हैं प्रशस्त। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर 3य महाविशेष द्वारकेश श्री बाहुबली स्वामी जी के महामस्तकाभिषेक के शुभारंभ में हुए शामिल, कहा भगवान महावीर स्वामी जी के विचार और दर्शन आज संपूर्ण विश्व के लिए है मार्गदर्शक। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। अरविंदर सिंह लवली होंगे प्रोटेम स्पीकर। विधायकों को सीटों का किया गया आवंटन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपने दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने खेली दमदार शतकीय पारी। श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने बनाए 46 महत्वपूर्ण रन। कुलदीप यादव को 3 और हार्दिक पांड्या को मिले 2 विकेट। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो विविध विकास परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खासतौर पर स्वास्थ्य, निवेश, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अहम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनका उद्देश्य देश की समृद्धि और विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक वैश्विक निवेश हब के रूप में स्थापित करना है। समिट में विभिन्न उद्योगों जैसे फार्मा, मेडिकल डिवाइस, परिवहन, कौशल विकास, पर्यटन और MSME पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी होंगे, जिनमें वैश्विक दक्षिण देशों का सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सत्र शामिल होंगे। समिट के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें ऑटो शो, टेक्सटाइल एंड फैशन एक्सपो और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट विलेज शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2:15 पर बिहार के भागलपुर में PM किसान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे, जिसके तहत 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विकसित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडिजिनियस ब्रीड्स का उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में झुमोइर बिंदिनी मेगा झुमोइर 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये भव्य सांस्कृतिक उत्सव असम के चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के 8000 कलाकारों द्वारा झुमोइर नृत्य का प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम असम के चाय उद्योग के औद्योगिकीकरण के 200 वर्ष की उपलब्धियों का प्रतीक है और असम की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल के शिलान्यास समारोह के अवसर पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की कि इस अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर भी एक वार्ड होगा।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो इतने कम समय में दूसरी बार बुंदेलखंड आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि सबके लिए स्वास्थ्य उनकी सरकार के संकल्प सबका साथ सबका विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। इस संस्थान में गरीब कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र बागेश्वर धाम जल्द ही आरोग्य केंद्र भी बनेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। इस विजन को पूरा करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस है बीमारी से बचाव पर। आप मुझे बताइए, यहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट, शौचालय हर गांव में बने हैं कि नहीं बने हैं? इससे आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? आपको पता है, शौचालय बनने से एक और फायदा हुआ है। शौचालय बने हैं तो गंदगी से होने वाली बीमारियां भी कम हुई है। एक स्टडी कहती है, जिन घरों में शौचालय बने हैं वहां हजारों रुपये बीमारी पर खर्च होने से बचे हैं। सनातन धर्म पर कुछ राजनीतिक दलों के बयानों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताओं का एक गुट है जो धर्म का मजाक बनाता है। ये नेता हमारे त्योहारों और परंपरा का अपमान करते हैं। ये लोग सदियों से किसी न किसी रूप में हिंदू आस्था से घृणा करते रहे हैं। ये हमारी आस्था, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहे हैं। विदेशी शक्तियां भी इन लोगों का सहयोग करती हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं।
हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 119वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अलग अलग विषयों और मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब वो एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गए थे तो वहां दुनिया ने इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति को सलाम करने का विशेष अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है और देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर वो एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि वो एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है। प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है,
विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goals. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। उनका मानना था कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग से भी ये भावना उजागर होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगी। आज उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योगदान कितना व्यापक है। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर्स का नाम दिया और अपील की कि ये वॉरियर्स अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें। यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। वहीं पिछले टॉपर्स ने भी अपने विचार और अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत से युवाओं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि ये फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इंस्टाग्राम पर भी हमारे युवा साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबेसिटी यानी मोटापे पर चर्चा की। उन्होंने फिट और हेल्दी नेशन बनाने के लिए ओबेसिटी की समस्या से निपटने पर जोर दिया। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व में शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों, आत्म अनुशासन और नैतिक जीवन को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है और इन शाश्वत शिक्षाओं को संरक्षित करना राष्ट्रीय प्रगति और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात द्वारकेश भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक समारोह में मुख्य भाषण देते हुए कही। उन्होंने पूरे देश में भगवान महावीर के संदेश का प्रचार प्रसार करने में संतों और आध्यात्मिक नेताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनका ज्ञान और मार्गदर्शन समाज को नई दिशा प्रदान करता है तथा सकारात्मक और नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन पूजनीय संत महात्माओं ने अपने जीवन को समाज के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित किया है और तेजी से बदल रहे और नैतिक चुनौतियों वाले इस युग में वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। भगवान महावीर का संदेश सत्य, अहिंसा, ये संदेश दुनिया के लिए आज
दुनिया की आवश्यकता बन गई है। जब दुनिया के अंदर अशांति हो, आपस में मतभेद हो, उस समय महावीर स्वामी के विचारों को लेकर चलना हो। पूरे विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, अहिंसा हो, ये विचार केवल भारत में नहीं, केवल जैन समाज में नहीं, संपूर्ण समाज में आज की आवश्यकता है। महावीर स्वामी जी का विचार था अपरिग्रह, जिन्होंने जो कुछ भी है समाज के लिए है। आज मुझे खुशी है भारत की आध्यात्मिक धरती पर जहां महाकुंभ हो रहा है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की ऊर्जा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने विशाल विविधता के बावजूद संसदीय लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी जैसे देश के शैक्षणिक संस्थान न केवल ज्ञान के प्रसार में अग्रणी हैं, बल्कि इन्होंने कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी किया है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने संसद की कार्रवाई में तकनीकी नवाचारों के सक्रिय उपयोग के बारे में भी जानकारी दी। हर क्षेत्र के अंदर हम बहुत तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उस तेजी से बढ़ने में आप जैसे लोग जो शिक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विचारों में, कार्यप्रणाली में, लोकतंत्र के साथ देश और राष्ट्र की निर्माण में हमारा योगदान क्या हो सकता है, इस विचार को आप नीचे तक ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन से जुड़े हैं, इसलिए विचार भी उसी तरीके से हैं कि हमारी जिम्मेदारी देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र के नवनिर्माण करने में, और तकनीकी का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों से ही बदलाव करते हुए भारत आगे बढ़ेगा। जब विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत के सपने को देखते हैं, तो उस विकसित भारत के सपने के लक्ष्यों को, संकल्पों को पूरा करने का आपका बहुत बड़ा दायित्व है। क्योंकि शिक्षक ही हमारे व्यक्ति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारी शिक्षा ने ही हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारी बौद्धिक क्षमता को एक नई दिशा दी है और इसीलिए भारत में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली की नवगठित 8वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा में बैठने के लिए विधायकों को सीट नंबर भी अलॉट कर दिए गए हैं। आज विधानसभा के पहले सत्र में ही उपराज्यपाल द्वारा सबसे पहले अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। फिर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू होगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को सत्र में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा के पटल पर कैग रिपोर्ट रखी जाएगी। एलजी के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगी और 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। विधानसभा में नियम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष के दाईं ओर सत्ता पक्ष और बाईं ओर विपक्ष के विधायक बैठा करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की दमदार बैटिंग से भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 42.3 ओवर में ये रन बनाकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत
की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 100 रन यानी शतक बनाया। श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। कुलदीप यादव को 3 और हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। पाकिस्तान की ओर से सऊद शकील ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को 2 विकेट मिले। अबरार अहमद और खुशदिल शाह को 1-1 विकेट मिला। विराट वनडे में सबसे ज्यादा 158 कैच पकड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने पारी में 15 रन बनाते ही सबसे तेज 14,000 वनडे रन भी पूरे कर लिए। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तीसरे टॉप स्कोरर भी बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 27,483 रन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस समिट से जुड़ी जानकारी के साथ। आप देखिए ये जानकारी, मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India.